पूजन आराधन में हिंदी, वंदन अभिनंदन में हिंदी, जीवन के प्रथमोच्चारण में अंतिम अभिवादन में हिंदी, शुभ संपूर्ण स्वागतम हिंदी, सत्यम शिवम सुंदरम हिंदी। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। हिंदी की पंक्तियाँ सुनी तो आज हम हिंदी की कक्षा में ऑनलाइन आपका स्वागत करते हैं और हिंदी पर कुछ चर्चा प्रस्तुत करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। अन्य विषयों की तरह हिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप अक्सर देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते रहते हैं कि हम हिंदी में पास हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, कम मेहनत करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी की अपनी महत्ता है, अपना महत्व है, अपना पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम को जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है। हिंदी जितनी सहज आपको लग रही है उतनी कठिन भी है। अगर आप अभ्यास करेंगे तो सरल हो जाएगी, आप अभ्यास नहीं करेंगे तो कठिन हो जाएगी। हिंदी को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक उसकी काव्य की विधा होती है और दूसरी होती है गद्य की विधा। गद्य की विधा में आपने पुरानी कक्षाओं में बहुत कुछ पढ़ा होगा। हिंदी को पढ़ाने का तात्पर्य हमारा यह है कि हम उसकी नई नई विधाओं से परिचित हो सकें, उसकी तमाम नई बातों से परिचित हो सकें, तमाम नए विचारों से परिचित हो सकें, उसकी शब्द संपदा से परिचित हो सकें और हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और अधिक से अधिक हम सीख सकें। अधिक से अधिक सीखने की प्रक्रिया में ही आज का पाठ हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। आपने गद्य में बहुत कुछ पढ़ा होगा, कहानियाँ पढ़ी होंगी, नाटक पढ़े होंगे, एकांकी पढ़ा होगा, जीवन परिचय पढ़ा होगा, आत्मकथा पढ़ी होगी, रिपोर्टाज पढ़ा होगा। तमाम विधाएं हैं गद्य की। एक प्रश्न परीक्षा में आता है और आप लोग सोचने लगते हैं कि इसका उत्तर कैसे दें, और वह प्रश्न होता है निबंध का। एक विषय उसमें होता है निर्धारित, कई बिंदु दिए रहते हैं और प्रश्न यह रहता है कि निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर अपने विचार प्रस्तुत करिए, और उसमें एक शब्द सीमा दी जाती है। शब्द सीमा जब दी जाती है तो आपको उसी केंद्र में रहकर, उसी परिधि में रहकर विचार व्यक्त करने होते हैं। तो उस विधा को हम निबंध कहते हैं। आइए आज हम चर्चा करेंगे निबंध, और उस निबंध में हमारा पाठ्यक्रम क्या है, हमारा कौन सा पाठ है, उस पर हम चर्चा प्रस्तुत करते हैं। आप देख रहे हैं निबंध क्या है, इस पर हम चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं कि निबंध क्या है। निबंध गद्य की एक विधा है। जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा की तमाम विधाओं की, उसी प्रकार से निबंध भी गद्य की एक बड़ी महत्वपूर्ण विधा है। ये देखिए आप, दूसरा इसका जो बिंदु है, निबंध का आकार सीमित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये बहुत बड़े आकार का नहीं होता है। इसमें जो भी हम तय करते हैं, जितनी शब्द सीमा में लिखना होता है, या जो भी इसकी हम परिधि तय करते हैं, उसी के अंतर्गत इसको हम लिखते हैं। तीसरी इसकी विशेषता ये होती है कि जो निबंध होता है वो किसी एक विषय पर केंद्रित होता है और उसी विषय से संबंधित जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे तर्क होते हैं, जो हमारी बातें होती हैं, उनको हम प्रस्तुत करते हैं। इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि निबंध जिसके द्वारा लिखा जाता है या इसका जो लेखक होता है, उसके अपने विचार होते हैं। वह अपने विचारों से निबंध को लिखता है, अपने विचारों को उसमें प्रकट करता है। इसी प्रकार से विद्वानों ने यह माना है कि निबंध विधा जो है वो गद्य की कसौटी है। अगर निबंध हमारा ठीक नहीं है तो यह माना जाता है कि हमारा गद्य लेखन ठीक नहीं है, अच्छी प्रकार का नहीं है, भली भांति हमें ज्ञान नहीं है। अब आते हैं इसके प्रकार। इसके प्रकार कितने होते हैं, निबंध कितने प्रकार का होता है, आपके मन में जिज्ञासा होगी। निबंध आपने जान लिया कि निबंध क्या है। निबंध एक विधा है, इसका आकार सीमित होता है, किसी एक विषय पर केंद्रित होता है, इसमें लेखक के अपने विचार होते हैं और इसको हम गद्य की कसौटी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि निबंध कितने प्रकार का होता है।
आइए हम इस पर भी चर्चा करते हैं। पहला जो इसका प्रकार है वो है विचारात्मक। विचारात्मक निबंध में क्या होता है कि इसमें जो है बुद्धि तत्व की प्रधानता रहती है, बुद्धि का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। इसमें विचारों की भी प्रधानता रहती है और बुद्धि तत्व और विचारों के साथ ही जो हम विवेचन इसमें प्रस्तुत करते हैं वो तर्कपूर्ण विवेचन होने चाहिए। तो विचारात्मक निबंध में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, विचार इसमें प्रधान होते हैं और इसमें तर्कपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार से जो इसका दूसरा प्रकार है वो है भावात्मक। भावात्मक निबंध में हम हृदय तत्व की बात करते हैं। जो हम कला पक्ष या भाव पक्ष, दो पक्ष आपको जानकारी होगी आपको, उसमें जो हमारा भाव पक्ष है, जो हृदय तत्व है, जो हम आत्मा से महसूस करते हैं, हृदय से जो महसूस करते हैं, उसको हम प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से उसमें हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, भाषा बहुत ही सरल और सहज होनी चाहिए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भावात्मक निबंध में जो हमारी शैली होती है वो कवित्वपूर्ण होती है। कवित्वपूर्ण का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाव पक्ष यहाँ पर प्रधान होता है। तो ये जो दूसरा निबंध होता है भावात्मक, उसमें हृदय तत्व की प्रधानता रहती है, भाषा सरल और सहज होती है और कवित्वपूर्ण होता है। आइए हम इसके तीसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको ठीक से समझ रहे होंगे। तीसरा है वर्णनात्मक। इन निबंधों में क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या किसी भी दृश्य के विषय में जो हम चर्चा करते हैं वो निरीक्षण के आधार पर, यानी उसको देखने के आधार पर, हमने देखने के बाद कैसा महसूस किया, कैसा मुझे आभास हुआ, इस आधार पर हम उसकी चर्चा करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। लेकिन साथ में इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि वह वर्णन मनोहारी होना चाहिए, मन को अच्छा लगने वाला होना चाहिए, मन को लुभाने वाला होना चाहिए। तो जो हमारा तीसरा प्रकार है वर्णनात्मक निबंध का, उसमें हम किसी का निरीक्षण और उसके निरीक्षण के आधार पर उसका हम मनोहारी वर्णन करते हैं। आइए इसके चौथे और अंतिम प्रकार की चर्चा भी इसी वक्त हम कर लेते हैं। ये होता है ऐतिहासिक निबंध। ऐतिहासिक निबंध में क्या होता है, इतिहास से संबंधित किसी भी जानकारी की हम चर्चा करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी हम किसी विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं और जीवन के जो हमारे क्रियाकलाप हैं, जो हमारा जीवन व्यापार है, इसके विभिन्न पक्षों पर भी हम दृष्टिपात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो ये हमारा चौथा है ऐतिहासिक निबंध, जिसमें हम ऐतिहासिक, सामाजिक और जीवन के क्रियाकलापों का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि निबंध क्या है और निबंध के कितने प्रकार होते हैं यह आपने बड़े आराम से समझा होगा। निश्चित है कि आपकी समझ में आया होगा। अब आइए निबंध की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम यह भी चर्चा करेंगे कि जो हमारा कक्षा 10 का जो पाठ्यक्रम है हिंदी का, उस पाठ्यक्रम में क्या निबंध से संबंधित कोई पाठ है। तो हम जब अपनी पुस्तक को उठाते हैं, आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, तो उसमें पहला पाठ जो है वो है मित्रता। मित्रता हमारे जीवन में, आपके जीवन में भरी पड़ी है। हमारे विचार किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं, ऐसा भी होता है। जब हमारे विचार किसी से मिलते हैं तो हम उसको अपना मित्र बनाते हैं, उसके पास जाने का प्रयास करते हैं। और जब हमारे विचार नहीं मिलते तब हम क्या करते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। हमें कहीं न कोई नुकसान नज़र आता है। तो आइए हम जो हमारा पाठ है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, पहला पाठ है मित्रता, उस पर हम चर्चा करते हैं, उसका परिचय आपको बताते हैं। पाठ परिचय। पाठ परिचय में जो हमारा पहला पाठ है उसकी ये विशेषता है कि वह पाठ मित्रता के भाव पर आधारित है। यानी मित्र के कैसे गुण होते हैं, मित्रता कैसी होनी चाहिए, इन भावों पर आधारित है। इसका जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरी विशेषता है, अभी हमने निबंध की चर्चा की थी, तो यह बात स्पष्ट इसमें हो रही है कि यह जो पाठ है हमारा, वो निबंध तो है, लेकिन कौन सा है, ये हमारा विचारात्मक निबंध है। तीसरी इसकी जो विशेषता है वो एक पुस्तक है, उसकी भी हम अभी चर्चा करेंगे, चिंतामणि। उस
चिंतामणि पुस्तक से संकलित किया गया है, हमारे पाठ्यक्रम में अवतरित किया गया है, रखा गया है। इस पाठ की एक विशेषता और है कि इसमें लेखक ने अच्छी मित्रता के लाभ बताए हैं कि अगर हम अच्छे मित्र बनाएंगे तो उनसे हमारा क्या क्या लाभ होगा। इसके अलावा यह बात भी विशेष रूप से इसमें बताई गई है कि जो कुसंग है, जो खराब मित्रता है या गलत मित्रता है, वो हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है, उसके क्या दुष्परिणाम हैं, इनका भी विशद विवेचन इस पाठ में किया गया है। और सबसे खूबसूरत बात बच्चों इस पाठ में है, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और अपने विद्यालय में भी आप लोग एक दूसरे के मित्र होते हैं, तो इसमें जो खूबसूरत बात बताई गई है वो ये है कि अच्छे मित्र के गुण की पहचान क्या होती है। तो अच्छे मित्र के गुण की पहचान भी इस पाठ में बताई गई है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि इतना अच्छा पाठ आखिर लिखा किसने, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस पाठ के लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उन्होंने इस पाठ को लिखा है। आइए इस चर्चा को थोड़ा सा विराम देते हैं और थोड़ा सा हम अपने लेखक का भी परिचय आपसे साझा करना चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा होगी कि इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो आखिर रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय क्या है, उनका साहित्यिक परिचय क्या है। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो बातें चर्चा में मैं ला रहा हूँ, इसमें तमाम प्रश्न आपके छिपे हुए हैं। जैसे निबंध क्या है, निबंध कितने प्रकार का होता है, तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, बन सकता है, परीक्षा में आ सकता है। इसी प्रकार से एक प्रश्न और आता है कि निम्नलिखित कवियों आब्लिक लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में दीजिए। एक प्रश्न यहाँ आपका और हल हो रहा है। तो आइए आज हम इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय है उसकी भी चर्चा करते हैं। लेखक परिचय आप चाहें तो अभी इसको तैयार भी कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म है वो जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। अगली बात स्वयं निकल रही है कि जब जन्म है तो जन्म स्थान होगा। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का जो एक जनपद है बस्ती, और बस्ती जनपद में एक स्थान है अगोना। अगोना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। अगोना में जन्म हुआ था, किसके यहाँ हुआ था, तो आपके पिता का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था। और आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, पढ़ाई है, वो बहुत कम है। आप देख रहे हैं कि पिता श्री चंद्रबली शुक्ल जी के यहाँ जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अवतरण होता है, जन्म होता है, तो उनकी शिक्षा दीक्षा की जो क्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। इस प्रक्रिया में एक विराम लगता है और इंटरमीडिएट की शिक्षा वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं, अंतिम वर्ष की परीक्षा कुछ कारणवश नहीं दे पाते हैं। लेकिन हिम्मत है तो सब कुछ है, हमें अपना हौसला मजबूत रखना चाहिए। यह गुण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी में था। उन्होंने क्या किया, हिम्मत नहीं हारी और स्वाध्याय से अपने अध्ययन के द्वारा उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला भाषाओं का अध्ययन किया। स्वाध्याय के द्वारा इन चार भाषाओं का अध्ययन उन्होंने स्वयं किया और एक अच्छे विद्वान बने। अब उनका जो लेखन है उसकी भाषा क्या है, उसकी भाषा की भी हम चर्चा करने इसी वक्त। उनकी भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। आप जब पाठ को पढ़ेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि उनकी जो है भाषा कैसी है। भाषा के साथ साथ शैली, आपने अपने लेखन में जिस शैली का प्रयोग किया है, जिन जिन शैलियों को आपने अपनाया है, उनमें प्रमुख रूप से वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली और कहीं कहीं पर हास्य व्यंग प्रधान शैली का भी प्रयोग उन्होंने अपने लेखन में किया है। इसके अलावा कई जगह उन्होंने नौकरी की, लेकिन जो सबसे उच्च पद उन्होंने धारित किया, सुशोभित किया, उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम आप सबने सुना होगा। उसमें हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद को आपने सुशोभित किया। और इस जीवन यात्रा को पूर्ण करते हुए सन
1941 ईस्वी में आपका निधन हुआ। अब आते हैं साहित्यिक परिचय की ओर। साहित्यिक परिचय में वैसे तो तमाम कृतियां हैं, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में हम उनका वर्णन करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो प्रमुख कृतियाँ हैं, अभी मैंने इसके पहले भी चर्चा की थी कि जो ये हमारा पाठ है मित्रता किस पुस्तक से संकलित किया गया है, तो चिंतामणि की चर्चा हुई थी। वो चिंतामणि जो है निबंध संग्रह है और आपका बहुत चर्चित निबंध संग्रह है। इसके अलावा आपकी एक दूसरी और पुस्तक है जो इतिहास से संबंधित है, बहुत चर्चित है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा आलोचना के क्षेत्र में भी आपने तमाम लेखन किया, जिसमें से 2 पुस्तकों की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। पहली पुस्तक है सूरदास और दूसरी पुस्तक है रस मीमांसा। ये आलोचना की पुस्तकें हैं। और इसके अलावा आपने पत्रिकाओं का भी संपादन किया। उसमें से एक पत्रिका जो बहुत प्रमुख है वो नागरी प्रचारिणी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की जो पत्रिका थी, उसका भी संपादन आपके द्वारा किया गया है। आनंद कादम्बिनी का भी संपादन आपने किया, ऐसा पढ़ने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने लेखक से परिचित हो गए होंगे। जिस पाठ को आप पढ़ रहे हैं उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय है संक्षिप्त रूप में, और उनका जो साहित्यिक प्रदेय है वो संक्षिप्त रूप में आपने अभी सुना। आइए अब इसके आगे एक और चर्चा यहाँ पर जो आवश्यक है। पुस्तक को आपने पढ़ा, पुस्तक के अंदर जो पाठ है उस पाठ को आपने पढ़ा, और अगर यह प्रश्न आपसे किया जाए कि मित्रता नामक जो पाठ है इसका मूल भाव क्या है, इसका सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है, और संक्षिप्त में अगर आपसे लिखने के लिए कहा जाए तो निश्चित है कि आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि क्या हो सकता है। आइए इसकी भी चर्चा करते हैं। पाठ का मूल भाव। पहला बिंदु आप इसमें देखिए कि जो इस पाठ को पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मित्र का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। मित्र का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। दूसरा इसका जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि अच्छे आचरण वाले या अच्छी प्रकृति वाले व्यक्ति को ही अपना मित्र बनाएं। यानी मित्र का चुनाव करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि वह व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो, अच्छी प्रकृति वाला हो। तीसरी जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज के युग में मित्र तो मिल जाएंगे, लेकिन विश्वास पात्र मित्रों का मिलना बहुत कठिन होता है। तो आप जिसे भी मित्र बनाएं उसके विषय में यह ध्यान रखें कि वह आपका विश्वास पात्र होना चाहिए। अगला बिंदु हम देखते हैं कि जब हमने सोच समझ करके मित्र बनाया, अच्छे आचरण वाले को मित्र बनाया, अच्छी प्रकृति वाले को मित्र बनाया, विश्वास पात्र व्यक्ति को मित्र बनाया, तो उसके अंदर एक और गुण का होना बहुत आवश्यक है। और वह गुण क्या है कि मित्र में धैर्य और सहनशीलता का गुण भी होना चाहिए। जब सहनशीलता होगी तो एक गुण और वहाँ पर आवश्यक हो जाता है, और वो होता है आत्मबल। आत्मबल का बहुत ज़रूरी है होना एक अच्छे मित्र में। इसके अलावा जब कभी हमसे गलती हो जाती है, हम मित्र का चुनाव नहीं ठीक से कर पाते हैं, तो वहाँ पर वो मित्र हमें नुकसान भी पहुँचाता है। तो एक बिंदु और निकल कर के आ रहा है कि बुरा मित्र नुकसानदायक होता है। हमें बुरे मित्रों का साथ नहीं करना चाहिए, इसका तात्पर्य यह भी है। इसके अलावा मित्र वही है, हम उसे ही मित्र माने जो हमारे सुख के साथ साथ हमारे दुख का भी साथी हो। यानी सुख का भी साथी हो और दुख का भी साथी हो। ये नहीं कि सुख में तो हमारे साथ है लेकिन दुख में वो हमसे दूर चला गया है। अगला बिंदु हमारा ये है कि प्रकृति के साथ हम जुड़ना सीखें। जो प्रकृति है हमारी, ये हमारी बहुत सच्ची मित्र है। इसके अलावा जो पुस्तकें हैं हमारी, ये पुस्तकें भी हमारी सच्ची मित्र हैं। यानी प्रकृति और पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। इसके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
इसी पाठ में एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। वो ये है, इसको हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, निचोड़ रूप में कह सकते हैं कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो काजल की कोठरी होती है उसमें कितना भी चतुर व्यक्ति हो, कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, कितना भी संभल करके प्रवेश करे, लेकिन कहीं न कहीं से काजल छू जरूर जाता है, कालिख जरूर लग जाती है। यहाँ पर तात्पर्य यह है कहने का कि अगर हम बुरे मित्र की संगत करेंगे तो निश्चित है कि हमारा अपमान होगा, कहीं न कहीं हमारे मस्तक पर कलंक का टीका लगेगा। इस संदर्भ में हम मैथिली शरण गुप्त जी की 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं मित्र के भाव में कि तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है, रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे मित्र वही है, प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है, अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है। आइए हम प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। हमारे पाठ में अंत में प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं। एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण होता है जो परीक्षा में आता है, वह प्रश्न हम आपके बीच में रख रहे हैं। यद्यप तमाम गद्य खंड हैं, लेकिन एक गद्य खंड हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब इस गद्य खंड के आधार पर प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के संदर्भ में मुख्य रूप से हम उस पाठ का नाम लिखते हैं और उस पाठ के लेखक का नाम लिखते हैं। अगर इसका उत्तर हम लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यखंड का जो संदर्भ है वो इस प्रकार से है कि यह पाठ हमारी हिंदी की पुस्तक में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश, ये देखिए जिसको आप अंडरलाइन बोलते हैं, ये रेखांकित अंश है, और इस रेखांकित अंश को जब आप पढ़ते हुए चले जाएंगे तो उसकी व्याख्या करने में आपको आसानी होगी। इसका रेखांकित अंश है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, युवा पुरुष है और अगर उसकी संगति बुरी है तो यह निश्चित है कि वह जो संगति है उसके पैरों में बंधी चक्की के समान। कहने का तात्पर्य वो एक ही जगह पर रह जाएगा, अपनी उन्नति का मार्ग नहीं ढूंढ पाएगा, और जब उन्नति का मार्ग नहीं ढूंढ पाएगा तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, वह उन्नति के बजाय अवनति की ओर चला जाएगा, जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा। और तीसरा प्रश्न इसका है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। कुसंग का प्रभाव अगर आप इसको पढ़ेंगे तो साफ साफ मिल जाएगा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जो कुसंग का प्रभाव होता है, मैं बच्चों बता देना चाहता हूँ कि ये जो 3 प्रश्न आते हैं इनका उत्तर उसी गद्य खंड में ही होता है। ये देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। अब इसका उत्तर आप लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि कुसंग का प्रभाव यह होता है कि यह व्यक्ति की बुद्धि का भी क्षय करता है और उसकी सद्वृत्ति का भी विनाश करता है। इस प्रकार से एक प्रश्न आपका ये तैयार हो गया। इसमें कुछ और प्रश्न हैं जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पहला शब्द है चतुराई। चतुराई का जो तत्सम है वो है चातुर्य। इसी प्रकार से जो दूसरा शब्द है सिंगार, तो सिंगार का जो तत्सम रूप है वो है श्रृंगार। और अगला जो शब्द है कान, कान का तत्सम रूप है कर्ण। आप जानते हैं कि जब तद्भव शब्द आते हैं तो उनके तत्सम रूप लिखने होते हैं, और तत्सम रूप जो है वो संस्कृतनिष्ठ होते हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न और हम यहाँ पर लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए।
कुछ कठिन शब्द होते हैं जिनके अर्थ समझना बहुत आवश्यक होता है। एक शब्द हमने यहाँ पर लिया है खिन्नता। खिन्नता का मतलब होता है दुख। इसी प्रकार से एक शब्द और है अनुरक्ति। अनुरक्ति का अर्थ होता है प्रेम। और अंतिम जो शब्द है वो है कुत्सित। कुत्सित का मतलब होता है बुरा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप कि हमने 2-3 प्रश्न भी आपके लिए इसमें प्रयास किया है कि समाहित हो जाएं। तो इस प्रकार से बच्चों हम ये देखते हैं कि जो हमारा मित्रता पाठ है इसके माध्यम से हम कितनी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हम निबंध की भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, निबंध क्या होता है, निबंध कितने प्रकार का होता है। इसी के अलावा हम जो कवि हैं इस पाठ के, जो लेखक हैं इस पाठ के, उनका भी जीवन परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं, उनका साहित्यिक परिचय प्राप्त कर चुके हैं। ये दूसरा प्रश्न भी आपका हल हो गया। तीसरा प्रश्न यह है कि इस पाठ का सारांश क्या है, मूल भाव क्या है, उसकी भी चर्चा हमने की। और अंत में अभ्यास कार्य के रूप में जो गद्य खंड आता है उसके नीचे जो प्रश्न दिए रहते हैं उनका उत्तर उसी गद्य खंड से ही ढूंढना होता है, तो हम वो भी कर चुके हैं। और अंत में 2 प्रश्न और हैं, कठिन शब्द, उनका अर्थ और तत्सम रूप। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक चर्चा के माध्यम से कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायी हैं, परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो जो हमारा आज का इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने का जो लक्ष्य था, इस पाठ को पढ़ाने का जो लक्ष्य था, वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको समझा होगा और अच्छी तरीके से समझा होगा। आप चाहें तो आंतरिक मूल्यांकन भी अपना कर सकते हैं। कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखिए। आप प्रयास करिए, निश्चित है आप लिख लेंगे, परीक्षा में आपके काम आएगा। और इसी प्रकार से दूसरा एक और प्रश्न है कि मित्रता से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। इसको भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कक्षा बहुत पसंद आई होगी। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।